नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेएनएल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल के अपने लास्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें मैंने आपको चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टार्टोमेरिज्म, फंक्शनल और रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बताने का प्रयास किया। तो आज के टॉपिक में आइए हम स्ट्रक्चरल खत्म करने के बाद स्टीरियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की डिफिनीशन अगर समझी जाए दोस्तों तो क्या हो सकता है, बड़ा ही आसान डिफिनीशन होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील 3D arrangement of atom are called stereochemistry। यानी इस प्रकार की संरचना में जो भी संरचना पाई जाएगी वो 3D अरेंजमेंट में रहेगा, यानी वो प्लेन के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कहीं भी हो सकता है वो, लेकिन वो 3 डायमेंशनल रहेगा। उसको सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम प्लेन पे ड्रॉ करेंगे 2D के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें भी हमने आपको बताया था कि स्टीरियो के कई पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है। तो आज हम आइए चर्चा करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। तो हमारा जो टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को लेके होने वाला है। कि वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल के लिए हम डिफाइन कर सकें। तो सबसे पहला हमारा जो अरेंजमेंट है ज्योमेट्रिकल का, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये कंपाउंड डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट करना चाहिए। दो एटम के बीच में, किन्हीं भी दो एटम के बीच में ये अगर डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कम से कम एक जगह, तो ये कंपाउंड पॉसिबल है, कंपल्सरी नहीं है, पॉसिबल है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करे। कंपल्सरी नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करे, जिसके लिए कुछ क्रियात्मक समूह हैं, वो क्रियात्मक समूह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको नाम बताने का प्रयास करूंगा उन क्रियात्मक समूह के बारे में, क्या क्या उनके नाम हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दो कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन के बीच में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, दो नाइट्रोजन के बीच में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। इसके अलावा और भी कुछ हैं जहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। इस टाइप के अरेंजमेंट में ये ज्योमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड हैं जो ज्योमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। स्पाइरेन 3 श्रृंखला अगर है तो ये स्पाइरेन भी है। तो ये सभी ज्योमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे कंपाउंड हैं, जो अगर इतना रखते हैं तो हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करें, लेकिन इतना होना कंपलसरी है। अगर ये हैं तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा। कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल कब दर्शाएगा, कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब दर्शाएगा जब वो फ्रोजन रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन रिप्रेजेंट करता हो। पहली चीज, अगर कंपाउंड फ्रोजन या हिंडर्ड रोटेशन रिप्रेजेंट करता है तो वो ज्योमेट्रिकल को दर्शाएगा। दूसरा कंडीशन ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, कंपाउंड passes फ्रोजन रोटेशन, या इसी को कह सकते हैं हिंडर्ड रोटेशन। यदि हमारा कंपाउंड फ्रोजन रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल दर्शाएगा। दूसरा ये है कि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप
के कार्बन या जो भी क्रियात्मक समूह हैं जो ज्योमेट्रिकल के लिए कंपलसरी हैं, ग्रुप डज नॉट कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप और एटम, सेम फंक्शनल ग्रुप और एटम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये ऐसा है तो ये कम से कम ज्योमेट्रिकल की सबसे इसेंशियल कंडीशन कह लीजिए कि अगर एक कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन नाइट्रोजन के बाद स्पाइरीन के बाद अगर हमें देखना है तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, किनारों के कार्बन के दोनों ओर में किसी एक कार्बन के पास सेम क्रियात्मक समूह के एटम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ज्योमेट्रिकल को नहीं मानेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल में भी दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, जब इसके नामकरण की बात आती है तो ज्योमेट्रिकल में दो टाइप का मिलता है, जैसे एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो ये जो सिस और ट्रांस है इसको हिंदी में भी सिस और ट्रांस ही कहा जाता है। तो देखते हैं सिस और ट्रांस की क्या पहचान है। अगर वो ज्यामिति को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो सिस संरचना क्या बताती है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का एक यौगिक या क्रियात्मक समूह एक दिशा में हो। अगर एक दिशा में एक कोई क्रियात्मक समूह है तो वो माना जाएगा कि सिस है, और अगर एक दिशा के विपरीत जो सेम है अदरवाइज ट्रांस हो जाता है। इसी डिफिनेशन को दूसरे शब्दों में कहा जाता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के एक यौगिक या क्रियात्मक समूह विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो क्या कहलाएगा, ये ट्रांस कहलाएगा। तो सिस और ट्रांस की बेसिक सी कंडीशन यही है, अगर सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस कहलाता है। ठीक है। तो आइए हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि सिस और ट्रांस क्या है। सबसे पहले हमने कोई भी संरचना बनाया तो वहाँ सिस और ट्रांस से पहले टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप चेक किया। अब इसके बाद किसी भी एटम के लिए ये चेक करना है कि ये दोनों ही क्रियात्मक समूह, दोनों डायरेक्शन चेक करना है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। इसका कंपैरिजन इधर भी देखिए, इन दोनों में कोई सेम नहीं होना चाहिए, न तो इधर का इसके साथ न तो इधर का इसके साथ। इसका इसके साथ या इसका इसके साथ मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब सिस क्या संरचना करता है कि जो टर्मिनल क्रियात्मक समूह हैं, इन टर्मिनल कार्बन में अगर सेम क्रियात्मक समूह सेम साइड हैं तो ये संरचना कहलाती है सिस। सिस ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो ये क्या कहलाता है, सिस। इसी प्रकार से अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी संरचना कहलाती है ट्रांस। तो आप समझ गए होंगे कि सिस और ट्रांस को किस बेसिस पे निकाला जाएगा। सिस में सेम क्रियात्मक समूह सेम साइड में मैच करेगा, इस प्लेन के ऊपर या नीचे। ट्रांस में सेम क्रियात्मक समूह अपोजिट डायरेक्शन में लिखा गया अगर है तो वो ट्रांस कहलाएगा। ठीक है। तो सिस ट्रांस इसी बेसिस से पहचाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता ही आता है, आईआईटी वगैरह के, CUT के एग्जाम में भी आएगा, 12th के स्टैंडर्ड में भी आएगा। और भी क्रियात्मक समूह लिखते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे दे दिया
अब आपसे पूछ लिया गया कि क्या कंडीशंस हैं, बताएं आप कि क्या ये सिस या ट्रांस हैं, तो कैसे करोगे? ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में देखो यहाँ इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और वो दोनों सेम साइड में हैं, तो क्या हो जाएगा? सिस। इस बेसिस से भी आप इसको सिस कह सकते हैं, ठीक है। यदि आपने मान लीजिए एक संरचना बनाई, इधर आपने H दिया, इधर आपने OH दिया, इधर आपने CH3 दे दिया, इधर आपने OH दे दिया, तो ये इतना तो रिप्रेजेंट करना है सिस के लिए, तो ये दोनों सेम साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। तो अब आप सिस को समझ पा रहे होंगे कि सेम साइड का है तो सिस, ठीक है। और भी किसी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, सिस और ट्रांस को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं ताकि उनको अलग किया जा सके सिस और ट्रांस को अच्छे से, ठीक है। एक क्यूमिलीन होता है, क्यूमिलीन भी रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेट ऑड नंबर ऑफ, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए यहाँ H लिख दिया, यहाँ लिख दिया OH, यहाँ लिख दिया H, यहाँ लिख दिया CH3, तो ये H सेम साइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सिस। क्या हो जाएगा? सिस। यानी सिस की पहचान सेम साइड के लिए है, और इसी संरचना को कुछ ऐसे लिख दिया जाए, तो H यहाँ अपोजिट में है और OH भी अपोजिट में है, तो कोई एक या तो H को ही देख लीजिए या तो OH को देख लीजिए, तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि ये क्या है? ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिस और ट्रांस के लिए हमें क्या करना होता है कि सेम टाइप के एटम अगर सेम साइड में है तो सिस, और अपोजिट साइड के एटम अगर सेम एटम अगर अपोजिट साइड में है तो क्या हो जाता है? वो ट्रांस हो जाता है। तो हज़ारों एग्जाम्पल्स इस नोट्स में पड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसको करते हैं, तो आप इस सिस ट्रांस की कहानी को आप समझ सकते हैं। तो मैं आज सिस ट्रांस और एक टॉपिक और है EZ के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। जैसे सिस ट्रांस होता है ज्योमेट्रिकल का पार्ट है, वैसे ही ज्योमेट्रिकल में एक वर्ड और आता है E और Z, E और Z। तो इसको भी आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि E और Z का टॉपिक क्या है, और बहुत ही गहराई से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ताकि E और Z का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। E और Z क्या है? E और Z को डिफाइन करने के लिए एक रूल दिया गया था, इसको कहते हैं CIPS रूल। इस रूल का पूरा नाम है कॉन इनगोल्ड पेलॉग सीक्वेंस रूल। इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके दोनों साइड में हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, और जब सेम नहीं होते हैं तो उनको डिफाइन करना थोड़ा सा हमारे लिए अल्टरनेटिवली कठिन हो जाता है एज कंपेयर टू उन एटम्स की तुलना में जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम उनको कैसे डिफाइन करेंगे, आइए उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे आपके सामने लिखा गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिख दिया गया OH, यहाँ लिख दिया गया H, यहाँ लिख दिया गया CH3, यहाँ लिख दिया गया C डबल OH, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना होता है, तो CIPS रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला गया कि सबसे पहले आप इस दोनों में, यहाँ चारों डिफरेंट हैं तो आप नहीं कर सकते, तो वहाँ आप सिस ट्रांस के बजाय EZ का प्रयोग करते हैं। E का मतलब होता है एंटीजेजन, जो कि ट्रांस की तरफ बिहेव करता है, और Z का मतलब होता है जूसामैन, जो कि सिस की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। तो हम इसको हमें पकड़ना है कि सिस और ट्रांस है नहीं, लेकिन सिस और ट्रांस कैसे हम लाएंगे, तो उसके लिए CIPS रूल ये कहता है कि जो कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम को चेक करें दोनों साइड में। जैसे ये है, यहाँ इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन होगा, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको नंबरिंग देना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा
उसको नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो यहाँ भी कार्बन हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे आप, फिर कार्बन के बाद जो दूसरा आइटम हो उसको लिखिए। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि अगर उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड आता है तो उसको मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे आप। जैसे यहाँ COOH की संरचना ऐसी बनती है, COOH, तो इसको ऐसे लिखना है COOH। मल्टीपल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड है तो 2 OH और एक ऐसे, तो इसको आप लिख सकते हो COOH और इसको लिख सकते हो CHHH। ऐसे ही ये H अपनी जगह है। तो इस कार्बन के बाद यहाँ हाइड्रोजन, इस कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन। तो ऐसी कंडीशन में एक एटम के बाद दूसरे एटम को आप चेक करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको पहला, ठीक है। ऐसे यहाँ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको 1 कर दिया गया, ठीक है। अगर 1 1 सेम साइड का है तो सिस के अकॉर्डिंग Z हो जाता है। तो इस संरचना को कहते हैं आप Z, क्योंकि सिस का मतलब यहाँ जूसामेन और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Z के रूप में, ठीक है। तो आप E और Z का CIPS रूल के आधार पे आप नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं। तो CIPS रूल में ये कहा गया कि कोई एटम अगर जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से एटम जुड़े हुए हैं, अगर उनके डायरेक्टली अटैचमेंट में जो भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको नंबर 1, इधर भी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको नंबर 1, अगर सेम नंबर वाले सेम साइड में आते हैं तो सिस की तरह बिहेव करेंगे, यानी Z की तरह बिहेव करेंगे। अगर सेम नंबर वाले अपोजिट साइड में आते हैं तो वो ट्रांस की तरह बिहेव करेंगे, यानी एंटीजन यानी E को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सिस का हमारा संरचना हो गया। आइए और भी संरचनाओं को बनाते हैं जो सिस और ट्रांस के बेसिस पे E और Z के को डिफाइन करेगा। तो E और Z को हम डिफाइन करने के लिए इस रूल्स का प्रयोग करेंगे हम, और इस रूल्स का प्रयोग करके हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने लिख दिया गया C डबल बॉन्ड C FBrClI, ठीक है। तो अब इन दोनों में, फ्लोरीन और ब्रोमीन में सबको पता है कि आयोडीन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। क्लोरीन और आयोडीन में सबको पता है कि आयोडीन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। एक सेम नंबर वाले सेम साइड में हो गए तो ये सिस की तरह बिहेव करेगा, और सिस का मतलब क्या है, Z है, ठीक है। इसी टाइप के संरचना में हमने मान लीजिए ले लिया CH3, यहाँ ले लिया OH, यहाँ ले लिया H, यहाँ ले लिया COOH, तो ठीक है। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, तो कार्बन को 1 दे दिया जाएगा। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, तो ये हो जाएगा Z की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप E और Z को आप डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। और भी संरचनाएं हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया OH, यहाँ लिख दिया F, यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CHO, ठीक है। तो इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, तो कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। तो इसी संरचना को थोड़ा सा मैं घुमा के लिख देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये ना बने कि सर आप हर बार वही लिख दे रहे हैं। तो ये एक, तो ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो E और Z को आप इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में अगर दिया है तो E है, सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है तो Z है, और ये जैसे सिस और ट्रांस होता है वैसे हम E और Z को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने आपको स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल का एक पार्ट बताया। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि हम किसी भी दी गई संरचना के लिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें सिस और ट्रांस और EZ कैसे जानते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कुछ संरचनाएं ऐसे लिखी गई हैं, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल या EZ को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको भी हम समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो उसी रूप में देता है और हम गलती करके चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए संरचना में ऐसे लिख दिया गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH लिख दिया गया, यहाँ CH लिख दिया गया है। तो यहाँ तो दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों सेम हो गए, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, न ही सिस ट्रांस, न ही EZ, ठीक है। मान लीजिए कभी ऐसे लिख दिया गया नाइट्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया गया है, यहाँ भी हाइड्रोजन और CH3 लिख दिया गया है, यहाँ भी CH लिख दिया गया है।
तो ऐसे केस में भी क्या है कि सेम एटम सेम साइड में हो गए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के एक ही साइड में हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि सिस और ट्रांस और इजेड बहुत ही आसान है दोस्तों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो के माध्यम से आप सिस ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री के टॉपिक में से आप और EZ को आप बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे और आपके मन में अब परमानेंटली कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही लगातार हमारे वीडियो पर बने रहने से मैं आपके केमिस्ट्री के डाउट को धीरे धीरे पूरा क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है हमारा, तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं और लगातार हमारे पूरे वीडियो को वॉच करें, ताकि आपकी जो जिनूनी छोटी छोटी समस्या है उसको हम दूर कर सकें। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कुछ ना कुछ भाग छूट जाता है जो फ्यूचर में आपके लिए समस्या करता है। और ये EZ और सिस ट्रांस का टॉपिक मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि CUT के एग्जाम में आता ही आता है, IIT के एग्जाम में आता ही आता है, नीट के एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप उसको छोड़ें ना। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आता है, IIT में आता है, तो आप इसको छोड़ें ना। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख के अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करें और लगातार अपना आशीर्वाद बना के रखें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।